नमस्कार दोस्तों। अब हम आज की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज डैश करंट। देखो मान लो ये हमारा एक सर्किट है, इस सर्किट में ये एक इंडक्टर है, उसको हम जब क्या करेंगे ना करंट सप्लाई करेंगे तब इस इंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट होगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या जो करंट होता है उसका स्क्वायर के साथ मैग्नेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या जो करंट होता है उसका स्क्वायर के साथ मैग्नेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, उसका स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्यों होता है, देखो क्योंकि जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसका एक फॉर्मूला है इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू हाफ इंटू एल आई का स्क्वायर। तो आई क्या है, करंट है, तो इसका स्क्वायर के साथ मैग्नेटिक एनर्जी क्या होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ना ऑप्शन नंबर थर्ड है, क्योंकि फॉर्मूला है हाफ एल आई स्क्वायर। तो देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वेबर इज इक्वल टू। तो 1 वेबर इज, ये चार ऑप्शन में से इक्वल टू कौन होगा। पहले देखो वेबर क्या होता है, जैसे कि करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ऐसे ही वेबर किसका यूनिट है ना मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है वेबर है। तो 1 वेबर इक्वल टू 10⁻⁶ लाइन होगा, या 47 इंटू 10⁻⁻7 लाइन होगा, या 10⁻12 लाइन होगा, या 10⁸ लाइन होगा। तो देखो 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ लाइन होगा। ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल इज इंक्रीज म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल इज डैश। देखो अगर दो कॉइल के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है उसका वैल्यू इंक्रीज होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, जितना था उतना ही रहेगा, या नॉन ऑफ द अबव। तो देखो इसका एक फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस एम इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के इंटू L1 इंटू L2 का रूट ओवर। तो देखो इस फॉर्मूला में ये है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग और ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स एक का वैल्यू इंक्रीज होगा तो दूसरा का वैल्यू इंक्रीज होगा, और एक का वैल्यू डिक्रीज होगा तो दूसरा का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। तो क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन में है कोएफिशिएंट कपलिंग का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, ये हमारा मान लो, देखो ये मान लो ये हमारा ट्रांसफार्मर का कोर है, उसका ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो देखो जब प्राइमरी वाइंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा उनमें से कुछ फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स होता है, ये लिंक होता है, उसको हम क्या कहते हैं ना कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं। और म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहते हैं ना, जिसमें देखो प्राइमरी वाइंडिंग का कुछ फ्लक्स सेकेंडरी में लिंक होता है और सेकेंडरी का कुछ फ्लक्स प्राइमरी में लिंक होता है, इस प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या है ना, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग अगर इंक्रीज होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट इज इंक्रीज। देखो अगर किसी सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है उसका वैल्यू इंक्रीज होगा तो उसका रिएक्टिव पावर डिक्रीज होगा, या एक्टिव पावर डिक्रीज होगा, या रिएक्टिव पावर इंक्रीज होगा, या बोथ एक्टिव और रिएक्टिव पावर इंक्रीज होगा। तो देखो इसके जो एक्टिव पावर होता है उसका फॉर्मूला क्या है, cos थीटा है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, cos थीटा है। और ये जो रिएक्टिव पावर है इसका फॉर्मूला क्या है ना, वोल्टेज इंटू करंट इंटू साइन थीटा। और ये जो एक्टिव पावर है इसका फॉर्मूला क्या है ना, वोल्टेज इंटू करंट इंटू cos थीटा है। देखो पावर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, मीन्स उसका फॉर्मूला cos थीटा है, तो cos थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। देखो इस फॉर्मूला में क्या है ना, cos थीटा है तो ये फॉर्मूला भी इंक्रीज होगा, मीन्स एक्टिव पावर भी इंक्रीज होगा। लेकिन आंसर क्या है डिक्रीज, तो ये नहीं होगा। लेकिन जब cos थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है तब साइन थीटा का वैल्यू डिक्रीज होता है। और तो ये वाला देखो, ये वाला फार्मूला जो रिएक्टिव पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू साइन थीटा, तो पावर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है मीन्स cos थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा डिक्रीज होगा, तो इसीलिए रिएक्टिव पावर डिक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट वाइडली यूज सेमीकंडक्टर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज डैश। देखो ये चार जर्मानियम है, कार्बन है, कॉपर है, सिलिकॉन है, इनमें से किसको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज किया जाता है। तो देखो सेमीकंडक्टर क्या होता है ना, जिस
के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम क्या कहते हैं ना, सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे कि कार्बन का टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, तो देखो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और उसका आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए कार्बन को सेमीकंडक्टर कहते हैं। जर्मानियम भी एक हमारा सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन भी सेमीकंडक्टर है, लेकिन कॉपर एक कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर नहीं है। तो कौन सा सबसे ज़्यादा यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ना, सिलिकॉन को हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। उसके बाद देखो ये पीएन जंक्शन एक टेज, देखो एक पीएन जंक्शन यूनि डायरेक्शनल स्विच जैसा काम करता है, या बाई डायरेक्शनल स्विच जैसा काम करता है, या कंट्रोल स्विच जैसा काम करता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा एक पीएन जंक्शन यूनि डायरेक्शनल स्विच जैसा काम करता है, मीन्स एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो देखो कैसे करता है, मान लो ये हमारा एक पीएन देखो ये पी है और ये एन है। पी मीन्स पॉजिटिव, एन मीन्स नेगेटिव। अगर हम इसको पी के साथ पॉजिटिव कनेक्शन करेंगे और नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्शन करेंगे, और एक मान लो ये है, इसमें भी पी है और एन है, ये पी पॉजिटिव एन नेगेटिव, इधर हम पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को कनेक्शन करेंगे और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को कनेक्शन करेंगे। देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसमें इसको कहते हैं पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्शन हुआ है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और इधर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, इसको कहते हैं रिवर्स बायसिंग। तो करंट फ्लो सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग में ही होता है, क्योंकि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्शन होता है और नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्शन होता है। रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं होता है, इसीलिए ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्शन होता है उस कंडीशन में करंट फ्लो होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं ना, यूनि डायरेक्शनल स्विच जैसा काम करता है एक पीएन जंक्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर इट बिकम्स ए डैश सेमीकंडक्टर। देखो जब हम किसी एक सेमीकंडक्टर के साथ एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, या एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, या पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, या नॉन ऑफ द अबव। तो देखो इसका आंसर होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर के साथ हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तब वो क्या होगा ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। अगर हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर के साथ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता। तो और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, ये जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है इसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, एन टाइप। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड होगा तो एन टाइप होगा और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड होगा तो पी टाइप होगा। तो देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द चांसेस ऑफ फॉल्ट ऑकरिंग ऑन ए ट्रांसफार्मर आर वेरी रेयर बिकॉज दे आर। देखो ट्रांसफार्मर में सबसे कम फॉल्ट होता है, अगर हम ट्रांसमिशन लाइन को देखेंगे वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक होता है, तो इसलिए उस कंडीशन में फॉल्ट का ज़्यादा फॉल्ट होता है। अगर हम मोटर जनरेटर को भी देखेंगे उसमें रोटेटिंग पार्ट होता है, घूमता है, कुछ रोटर घूमता है, उस कंडीशन में भी फॉल्ट ज़्यादा होता है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है ना ही ये कोई ओपन स्पेस में होता है और ना ही इसका कोई रोटेटिंग पार्ट होता है, ये सिर्फ स्टैटिक डिवाइस है और ये टोटली कवर होता है ट्रांसफार्मर, और ये ऑयल भी रहता है। तो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर में फॉल्ट बहुत कम होता है, क्योंकि वह स्टैटिक डिवाइस भी है और टोटली कवर होता है, टोटली एनक्लोज भी होता है और जो ऑयल इमर्स भी होता है, उसके अंदर ऑयल फिल होता है। तो इसीलिए ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ J5। देखो J का पावर 5, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा या -1 का रूट ओवर होगा, या -1 होगा या -1 का रूट ओवर होगा। तो देखो पहला देखो J का वैल्यू कितना होता है ना, -1 का रूट ओवर। अगर हम J स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। देखो ये J स्क्वायर का वैल्यू है, अगर इसका फिर स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, J स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, J4 का वैल्यू कितना होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है J5, तो J4 का वैल्यू कितना हुआ 1, तो J5 मीन्स J4 के साथ और एक J को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 1 इंटू J का फॉर्मूला -1 का रूट ओवर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा ना, -1 का रूट ओवर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 3 फेज लोड इज बैलेंस्ड इफ ऑल द 3 फेज हैव सेम। देखो एक 3 फेज लोड है, 3 फेज सर्किट में एक 3 फेज लोड कनेक्शन हुआ है,
उसको हम कब बैलेंस्ड कहेंगे? जब उसका इम्पिडेंस और पावर फैक्टर दोनों बराबर रहेगा, सेम रहेगा, इम्पिडेंस भी सेम रहेगा और पावर फैक्टर भी सेम रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे ना, वो लोड को हम बैलेंस लोड कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।